गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है, खट्टर की सभा का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरियाणा में करनाल जिले के कैमला गांव में रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने वाले थे। आपको बता दें कि विरोध कर रहे किसानों ने मंच को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अस्थायी हेलीपैड पर कब्जा जमा लिया, साथ ही उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नतीजतन मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के वहां पहुंचने के बाद उसे लौट जाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच आंदोलन रविवार को उस ओर होता दिखा जब किसानों और पुलिस में सीधा टकराव हुआ। किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। कैमला गांव में सभा स्थल पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने पहले उन्हें लाठीचार्ज कर तितर बितर करना चाहा, बाद में आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले पुलिस ने कैमला गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार को बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों की चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर आज सुनवाई करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रविवार को कहा कि न्यायालय की कोई भी भूमिका नहीं है। करनाल में हंगामे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि इसके पीछे कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों का हाथ है। उन्होंने कहा, आज के घटनाक्रम के बाद लोगों को संदेश मिल गया है। खट्टर ने कहा कि कैमला के कार्यक्रम में जो घटना घटी है वह किसान का स्वभाव नहीं है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का समर्थन मिलने वाला नहीं है। सरकार के सामने आया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह जड़ूनी ने उकसाने का काम किया है। इस तरह का वक्तव्य देना कि यह सभा नहीं होने देंगे, इससे माहौल खराब होता है, यह सारी चीजें गलत है। वहीं आपको बता दें, लाल किला और स्मारकों में मृत मिले कौवे और कबूतर। बर्ड फ्लू के खौफ के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों के बाद अब लाल किला और अन्य दूसरे स्मारकों पर भी कौवों के अलावा कबूतर मृत मिल रहे हैं। रविवार को भी अलग अलग स्मारकों में कौवे और कबूतर मृत पाए गए। हालांकि पुरातात्विक विभाग ने अभी तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है, फिर भी एहतियात बरतते हुए स्मारकों में मृत मिले स्थानों के आसपास पर्यटकों के घूमने के दायरे को सीमित कर दिया गया है। वहीं डीडीए ने रविवार को कौवे और बतखों से मरने की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पार्कों में रविवार तक 91 कौवे और 27 बतख मृत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को लाल किला परिसर में करीब 5 कौवे मरे मिले। उससे पहले लगभग 15 कौवे मरे मिले थे। सूचना के बाद पशु विभाग को टीम नमूने लेने के लिए पहुंची, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर लाल किला बंद करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। कौवे मिलने के बाद लाल किला के मेहताब बाग, बावली, दीवाने आम के आसपास के परिसर में पर्यटकों के घूमने पर रोक लगा दी गई है। जिस जगह कौवे मिले थे उस हिस्से को साफ कर दिया गया है। लाल किला के अलावा 5 कौवे जंतर मंतर परिसर में भी मिले हैं। आपको बता दें कि इसमें एक मरा कौवा रविवार को मिला। वहीं महाराजा अग्रसेन बावली परिसर में 3 कबूतर मरे मिले। महराली स्थित राजाओं की बावली के बाहर एक पेड़ के पास कबूतर मरा पड़ा मिला। अधिकारियों को संबंधित मामलों में रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ही बंद करने और अन्य कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। डीडी पार्कों में पक्षियों के मृत पाए जाने पर इन्हें गहरे गड्ढे में डाल दिया गया है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निर्देशानुसार सभी तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं। पार्कों को तत्कालीन प्रभाव से बंद कर दिया गया है। उधर रविवार को गाजीपुर मुर्गा मंडी में सन्नाटा छाया रहा। साथ ही शनिवार को ही दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया था। मंडी में दवा और
चूने का छिड़काव भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूर्व से ही नियमित साफ सफाई के साथ ही दवाई और चूने का छिड़काव करा रहा है। आपको बता दें, बर्फबारी और ठंड ने ठुठुराया पूरे उत्तर भारत को। पश्चिमी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर चलने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में अगले 2-3 दिन शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। उधर श्रीनगर और घाटी के कुछ इलाकों में रविवार को ताजा हिमपात हुआ, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में भी रविवार को ठंड का प्रकोप जारी रहा। कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। राजस्थान में अधिकांश हिस्से कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग कोहरे व ठंड की चपेट में रहे और कई जगहों पर बारिश हुई। बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर चलने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 14 जनवरी तक पारे में से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि असामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक हुए ढेर। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने रविवार को करारा जवाब दिया। कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज के 3 जवान मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की 4 अग्रिम चौकियां भी तबाह हो गई हैं। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे पाकिस्तान सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की और साथ ही मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक ठिकाने का भांडाफोड़ कर एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह जानकारी पुलिस ने दी है। सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के इस जिले के चंधारा पंपोर गांव के अवंतीपुरा इलाके के एक घर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने रविवार तड़के तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान एक गौशाला में आतंकवादियों का ठिकाना मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया। लश्कर के एक आतंकवादी के सहयोगी आदिल अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चंधारा पंपोर का निवासी है। वहां से गोला बारूद का जखीरा भी बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें, शून्य ब्याज बांड पर रिजर्व बैंक चिंतित। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाले जाने के लिए शून्य ब्याज वाले बॉन्ड को लेकर चिंता जताई है। इसका समाधान निकालने के लिए केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत लगातार जारी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बांड का सहारा लिया। इस पर बैंकों को ब्याज देने की व्यवस्था थी। बैंकों को ब्याज अगले वित्त वर्ष से दिया जाएगा। ब्याज बोझ को कम करने और राजकोषीय दबाव कम करने के लिए सरकार ने बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करने को लेकर शून्य ब्याज वाला बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के जरिए पिछले साल 5,500 करोड़ रुपए की पहली पूंजी पंजाब एंड सिंध बैंक में डाली गई। इसके लिए 6 अलग अलग परिपक्वता अवधि के शून्य ब्याज वाले बॉन्ड जारी किए गए। 10 से 15 साल की अवधि वाली इन विशेष प्रतिभूतियों पर कोई भी ब्याज दर नहीं है और इसका मूल्य अंकित मूल्य के समतुल्य होगा। हालांकि आरबीआई ने अंकित मूल्य पर बॉन्ड जारी कर प्रभावी तरीके से पूंजी डाले जाने के आकलन के संदर्भ में कुछ मुद्दे भी उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि दर्शकों के खराब बर्ताव पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने मांगी माफी।
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर नस्ली टिप्पणी के मामले में मेजबान बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी है। घटना सिडनी क्रिकेट मैदान पर तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन भी घटी। रविवार को तब कुछ मिनट के लिए खेल रोकना पड़ा जब मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने सिडनी क्रिकेट मैदान पर दर्शकों द्वारा अपशब्द कहे जाने की शिकायत की। मामले में सीए के इंटीग्रिटी एवं सुरक्षा प्रमुख सीन कैरोल ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने 6 लोगों को मैदान से बाहर निकाला, जबकि इस दौरान लगभग 10 मिनट तक खेल रुका रहा। कैरोल ने कहा कि श्रृंखला के मेजबान होने के नाते हम भारतीय क्रिकेट टीम में अपने मित्रों से माफी मांगते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। रविवार को चौथे दिन के दूसरे सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीच एकत्रित हो गए थे जब स्क्वायर लोग बाउंड्री पर खड़े थे। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में बदले विषाणु से एक भी नया मरीज नहीं मिला। कोरोना विषाणु के बदले स्वरूप से संक्रमित 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में अब तक कुल 90 लोग विषाणु के बदले स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन सभी संक्रमितों को राज्य सरकारों ने निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में अकेले रखा है। इसके अलावा इन सभी के संपर्कों को एकांतवास में रखा गया है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण संबंधी मृत्यु दर में निरंतर लगातार कमी देखी जा रही है और भर्ती मरीजों के प्रभावी चिकित्सकीय प्रबंधन के संबंध में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों के कारण यह कम होकर 1.44% रह गई। वहीं आपको बता दें कि 16 दिन से देश में संक्रमण के मौत से दैनिक मामले 300 से कम रहे हैं। साथ ही भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस कांड के पीड़ितों के लिए काम कर रहे 4 संगठनों ने रविवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भोपाल में जारी स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण को अविलंब बंद करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजे पत्र में संगठनों ने कोवैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण में भाग ले रहे लोगों की सुरक्षा और उनके हकों को नजरअंदाज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और परीक्षण के प्रतिभागियों की सेहत को पहुंचे नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना वायरस से 18,645 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 18,645 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,04,50,284 हो गई है, जिनमें से 1,75,950 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 201 लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,999 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 1,75,950 हो गई है, जिससे संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96.42% हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.44% रह गई है। आपको बता दें कि लगातार 20वें दिन उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। देश में संक्रमण के 2,23,335 मामले उपचाराधीन है, जो कुल मामलों में का 2.14% है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 18,10,96,622 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,43,307 नमूनों की जांच शनिवार को की गई। संक्रमण से मौत के 201 नए मामलों में से महाराष्ट्र में 57, केरल में 22, पश्चिम बंगाल में 20, छत्तीसगढ़ में 15 और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में 12 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमण से मौत के कुल 1,50,999 मामलों में से महाराष्ट्र में 50,027, तमिलनाडु में 12,215, कर्नाटक में 12,138, दिल्ली में 10,666,
पश्चिम बंगाल में 9,922, उत्तर प्रदेश में 8,481, आंध्र प्रदेश में 7,128 और पंजाब में 5,439 लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों के कौओं के नमूनों में बर्ड फ्लू के H5N8 प्रकार का संक्रमण पाया गया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने रविवार को बताया कि प्रदेश में अब तक 13 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर व विदिशा में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 9 जनवरी तक 27 जिलों से 1100 कौओं व जंगली पक्षियों की मौत की सूचना मिली है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 32 नमूने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं आगर मालवा जिले में कुक्कुट बाजार की दुकानों से लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू विषाणु पाए जाने को देखते हुए जिले में कुक्कुट बाजार को सतर्कता व सावधानी की दृष्टि से शनिवार से आगामी 7 दिवस तक बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सेना के कैप्टन ने 20 लाख रुपए के लिए फर्जी मुठभेड़ की। शोपियां पिछले साल जुलाई में कथित फर्जी मुठभेड़ में शामिल सेना के कैप्टन ने 20 लाख रुपए की इनामी राशि हड़पने के इरादे से 2 नागरिकों के साथ मिलकर साजिश रची थी। उस फर्जी मुठभेड़ में 3 युवक मारे गए थे। यह बात पुलिस के आरोप पत्र में कही गई है। आपको बता दें कि आरोप पत्र के अनुसार सेना के कैप्टन ने सैनिकों द्वारा क्षेत्र की घेराबंदी किए जाने से पहले ही पीड़ितों पर गोली चला दी थी। कैप्टन भूपिंदर सिंह फिलहाल सेना की हिरासत में है। उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। सेना की अलग से जांच चल रही है। यह मामला 18 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर के अमशीपुरा में मुठभेड़ से संबंधित है, जिसमें राजौरी जिले के 3 युवक इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार मारे गए थे। उन्होंने आतंकवादी बताया गया था कि इस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आरोप पत्र में मामले में 2 नागरिकों तबीश नजीर और बिलाल अहमद लोन की भूमिका का भी उल्लेख है। आपको बता दें कि लोन सरकारी गवाह बन चुका है और उसने अपना बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। सोशल मीडिया पर यह बात सामने आने के बाद कि 3 युवक आतंकवाद से नहीं जुड़े थे, सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया था, जिसने सितंबर में इसकी जांच पूरी की। उसे इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया था। इसके बाद सेना ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। अमशीपुरा में मारे गए तीनों युवकों की पहचान की पुष्टि डीएनए परीक्षण के माध्यम से की गई और शवों को अक्टूबर में बारामूला के उनके परिवारों को सौंप दिया गया। 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा था कि समरी ऑफ एविडेंस पूरी हो गई है और सेना कानून के अनुसार अगली कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में निष्कर्षों के समर्थन में 75 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है और मामले में शामिल आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड सहित तकनीकी सबूत भी प्रदान किए हैं। आरोप पत्र में सेना के 4 जवानों सूबेदार गारू राम, लांस नायक रवि कुमार, सिपाही अश्विनी कुमार और योगेश के भी बयान हैं, जो घटना के समय कैप्टन सिंह की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि दोनों नागरिकों के साथ वे सभी सेना के शिविर के एक साथ निकले थे, क्योंकि इस बात के विश्वसनीय इनपुट थे कि आतंकवादियों से सामना हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर परामर्श जारी है। आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूर्व में जिन अधिकारियों पर किसी चुनाव में लापरवाही का आरोप लगा हो, उन्हें चुनाव संबंधी कोई दायित्व नहीं सौंपा जाए। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को भेजे परामर्श में निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि पूर्व में जिन अधिकारियों के खिलाफ उसने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जिसमें कार्रवाई अब तक लंबित है या फिर दंडित किए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी किसी भी दायित्व के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में भेजे गए परामर्श में कहा गया है कि अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधी कार्य नहीं दिया जाना चाहिए।
वहीं आपको बता दें दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 0.51% हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 399 नए मरीज सामने आए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर घटकर 0.51% हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए मरीजों के सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,30,200 हो गई है। वहीं 12 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 10,678 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल 3,468 मरीज उपचाराधीन हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आया है और अब यह नियंत्रण में है। शुक्रवार को 77,600 जांच होने के बाद 399 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल दिल्ली में 519 नए मामले सामने आए। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी दर मात्र 0.65% रह गई है। मंत्री ने बताया कि 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब रोजाना 1000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। अब लगभग 500 नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कोरोना का प्रकोप अब दिल्ली में काफी कम है। दिल्ली वालों और सरकार की कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली ने कोरोना पर काफी हद तक विजय हासिल कर ली है और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इस लड़ाई में सफल रहेंगे। वहीं आपको बता दें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को लगेगा टीका। दिल्ली में 13 जनवरी तक कोरोना का टीका पहुंच जाएगा। टीकाकरण 89 केंद्रों पर होगा, जिनमें से 40 सरकारी अस्पताल और 49 निजी अस्पताल होंगे। सबसे पहले दिल्ली में 25,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इस सूची में उन शिक्षकों को भी शामिल किया है जिन्होंने महामारी के समय में पहली कतार के योद्धा के रूप में काम किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना टीके को लेकर चल रही तैयारियों पर कहा कि कोरोना टीका 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली सरकार ने टीका रखने और उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब बस टीका आने का इंतजार है। मंत्री ने कहा, दिल्ली में टीकाकरण के लिए लगभग 1000 केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल दिल्ली सरकार से 89 टीकाकरण केंद्र निर्धारित करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा जिन शिक्षकों ने पहली कतार के योद्धा के तौर पर आगे आकर दिल्ली की सेवा की, दिल्ली सरकार ने उन्हें भी पहले चरण में शामिल किया है। इसके बाद पुलिस, सफाई कर्मचारी, जल बोर्ड के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। फिर 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस हिसाब से पहले चरण में लगभग 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। सभी केंद्रों पर 8 से 10 मेडिकल स्टाफ मौजूद होंगे। मुफ्त टीका के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से अपील की है और मैंने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुफ्त टीकाकरण की अपील की है। अब बस जवाब का इंतजार है। वहीं आपको बता दें, राजीव गांधी अस्पताल में अब सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी शुरू हो गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार से सामान्य मरीजों की ओपीडी सेवा बहाल होगी। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर करीब 10 महीने बाद सोमवार को हृदय का ऑपरेशन करने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 10 महीने से इस अस्पताल में खास तौर पर केवल कोविड-19 मरीजों का उपचार किया जा रहा था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रवक्ता डॉक्टर छवि गुप्ता ने कहा कि हमारे अस्पताल में ओपीडी सेवा सोमवार से बहाल होगी। हालांकि ये केवल 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने के नाते सोमवार का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करीब 10 महीने बाद हमारे अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। यह अस्पताल कोविड-19 अस्पताल में तब्दील होने के बाद से बंद चल रहा था। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की परिस्थितियों में सुधार हुआ है, इसीलिए हमने सोमवार से ओपीडी शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी आंशिक तौर पर कोविड-19 की सेवाएं भी जारी रहेगी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके
दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एम स्टार न्यूज। नमस्कार।